इस बारे में सूरज को बताकर उसे मैं और टेंशन नहीं दे सकता। एग्जाम सिर पर है, ऐसे में उसका ध्यान पढ़ाई से भंग हो जाएगा और फिर वो अपने आप को भी पढ़ाई में व्यस्त कर लेता है। जबकि इस वक्त बाहर, काम से बाहर, जहां से जंगल का एरिया शुरू हो जाता था, बस इसी सीमा पर विशाल बरगद का पेड़, जिसे दिन में भी देखते हुए डर का अनुभव होता था। और इतनी रात के वक्त बरगद की जड़ें जो हवा में झूल रही थी और पता नहीं कौन उन पर लटक कर झूल रहा था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसकी जड़ें हवा में इधर उधर झूल रही थी। बरगद के एक ऊंचे तने पर इस वक्त एक तांत्रिक बैठा हुआ अपनी तांत्रिक विद्या का जाप करने में लगा हुआ था। उसके शरीर से रह रहकर प्रकाश का एक झोंका निकलकर वातावरण में विलीन हो रहा था। और उसी विशाल शाखा पर एक तरफ बैठे एक अन्य तांत्रिक ने हाथों में मोर पंख का झाड़ू पकड़ा हुआ था और एक खोपड़ी के ऊपर उसे मारते हुए मंत्रों का जाप कर रहा था। तांत्रिक गुरु विशंभर को भी जाने क्या सूझी है यहां आने की। इतनी दूर हिमालय से चलकर यहां तपस्या करने आ पहुंचे। आखिर क्या है इस जगह पर ऐसा जो गुरु को दिख रहा है, मुझे नहीं। और फिर उसका ध्यान नीचे जाता है, जहां बरगद के तने से निकली हुई जड़ें हवा में झूल रही थी। ये सब जड़ें अपने आप कैसे हिल रही हैं? हवा तो बिल्कुल भी नहीं चल रही, पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिल रहा। इसका मतलब कुछ तो है यहां, जिसका आभास सिर्फ गुरुजी को है। और फिर समय ऐसे ही बीतता चला गया। सुबह के लगभग 4 बजे तांत्रिक विशंभर ने अपनी साधना पूरी की। फिर उनकी आंखें खुल रही थी और फिर तांत्रिक विशंभर शाखा में नीचे की तरफ बैठे अपने शिष्य की तरफ देखते हैं जो आराम से सोया हुआ था। तांत्रिक विशंभर, रो कामरा, उठ जा, और थोड़ा सा अपनी आवाज में गुस्सा ले आते। कामरा अपने गुरु की आवाज सुनकर एकदम से उठ जाता है और हड़बड़ी में फिर से अपने सामने रखी खोपड़ी के ऊपर मोर पंख के झाड़ू को मारने लगता है और कुछ मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। तांत्रिक विशंभर, अब बंद कर, सुबह होने वाली है। तुझे एक काम बताओ, वो भी तो ठीक से नहीं करता। अगर ऐसे ही करता रहा तो तुझे चमगादड़ बनाकर यहीं पेड़ पर लटका दूंगा।